my dear student, a very good morning. Welcome to OSS Education. फिर से मैं आपके सामने और एक बार हमारा जो लास्ट वाला पार्ट बचा है उसको लेके हम लोग क्या पढ़ रहे थे, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है इसका। फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर। ओके, तो चलो फिर लास्टली देख लेते हैं छोटे छोटे जो हमारे टर्म्स बचे हैं उसको। इसके पहले हमने बहुत कुछ देख लिया है न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी का। अब एक छोटा सा टर्म बचा है, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। ये तीन जो है ये बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हम लोगों ने पहले तो देख लिया है न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, बट आज हमको थोड़ा सा डिटेल में देखना है कि ये क्या होता है। और स्टूडेंट, आपको शायद जो अपना गूगल क्लासरूम है उसमें असाइनमेंट भेजने को थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो ठीक है, इट इज़ कंसिडरेबल, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। ओके, तो चलो फिर हमारा जो न्यूक्लियर फिजन है हम उसको देखते हैं। ठीक है, हेडिंग लगा देते हैं, आप भी कॉपी पेन निकालिए और नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो हम आज क्या देखने वाले हैं, न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, दो है, एक है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक है न्यूक्लियर फिजन। तो चलो, आपको पता है स्टूडेंट कि हम लोगों ने जो ग्राफ देखा था, तो ग्राफ में हमने देखे थे कि कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं जिनको स्टेबल होना रहता है। ठीक है, तो वो स्टेबल होने के लिए रेडियो एक्टिविटीज के सब्सटेंस डिके कर जाते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन में बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन में ये होता है कि जैसे कि एक हेवी न्यूक्लियस है वो स्प्लिट कर जाता है टू लाइटर न्यूक्लियाई में। बात आ गई आपको समझ में? अ हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स टू लाइटर न्यूक्लियाई विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिजन। अब हम हेवी न्यूक्लियस किसको बोलेंगे, हेवी न्यूक्लियस दैट इज जिसका ए क्या होता है, मास नंबर इज ग्रेटर दैन 230, जो रहेगा वो क्या कर जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा दो न्यूक्लियाई में। जैसे कि अगर हमने बात कर ली है न्यूक्लियस की, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आया होगा यूरेनियम। ठीक है, जिसका ए क्या है, 235, जिसका मास नंबर है 235 और Z है 92। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चीज़ क्लियर हो गई कि न्यूक्लियर फिजन जो है वो क्या है, इट इज दिस फिनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग वन हेवी न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्लियाई। ठीक है, चलो हम लिख लेते हैं इस चीज़ को कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, द फिनोमेनन which splitting a heavy nucleus that is A is greater than 230 into two nuclei called as, वो क्या करता है, वो करता है न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं यूरेनियम का। ठीक है, तो हम यूरेनियम का एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं यूरेनियम का। ठीक है, हमारा बहुत फेवरेट है, हमेशा आता है। तो यूरेनियम जो है 235, 92, ये हम बम्बार्ड कर देते हैं न्यूट्रॉन पे। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या है आपको पता है, तो ये क्या बन जाएगा, अगर हम इसको न्यूट्रॉन इसके ऊपर छोड़ देते हैं तो ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये क्या बन जाएगा, 236/92। और 236, यस इट इज़ ग्रेटर है ना, ए की वैल्यू कितनी चाहिए, 230 से ज़्यादा चाहिए, तभी वो क्या करेगा, वो स्प्लिट कर जाएगा
दो हेवी न्यूक्लियाई में, वो क्या कर जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा टू हेवी न्यूक्लियाई में। तो ये जो यूरेनियम है जो बम्बार्ड कर जाता है न्यूट्रॉन पे, वो क्या करता है, स्प्लिट करता है टू अनदर एटम which is barium and krypton, which is barium and krypton। ठीक है, तो बेरियम Ba141 और क्रिप्टॉन Kr। ठीक है, तो जो बेरियम है 144 एंड 56 और जो क्रिप्टॉन है दैट इज 36 एंड 92 विथ क्या निकलता है, 3 न्यूट्रॉन प्लस Q तो रहेगा दैट इज हीट। अब आप इसका कॉम्बिनेशन जोड़ के देखिए, 2 + 1 3, 3 + 3 दैट इज 6। यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन कितने हैं, 3 न्यूट्रॉन्स है, तो 9 + 1 दैट इज 3 और 3 + 3 दैट इज 6। 9 + 4 दैट इज 9 + 4 दैट इज 13, 3 और 1 + 2 दैट इज 236। तो ये हो गया कंप्लीट रिएक्शन। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। 56 36 हमने लेफ्ट और राइट वाला जो साइड था वो पहले ही देखा था। आइसोटोप्स आइसोबार्स में हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो यूरेनियम है विच इज हेवी स्प्लिट कर गया इंटू 2 हेवी न्यूक्लियस, ये इंटू 2 हेवी न्यूक्लियाई में। ठीक है, इसी तरीके से जैसे इसने Ba और Kr मतलब बेरियम और क्रिप्टॉन किया, इस तरीके से वो और भी मटेरियल्स में कन्वर्ट हो सकता है। सेम और भी 2 अलग न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि ज़ेनॉन Xe। देयर इज समथिंग थोड़े से टफ है प्रोनाउंसिएशन में, बट ठीक है, इट्स ओके। ज़ेनॉन एंड स्टोरेंटियम, ठीक है, ज़ेनॉन एंड स्टोरेंटियम विच इज Z is 54 and A is 140, here is 94 and here is 38 plus splitting of 2 neutron प्लस Q। इसको भी आप करोगे तो आपको सेम ही वैल्यू मिल जाएगी। 4 और 2 एटम दैट इज 6, 9 + 4 13 और 1 + 1 दैट इज 2, 54 38, 8 और 4 2, 5 और 3 8 और 1 9 दैट इज 92। मतलब क्या हो गया, एक ही यूरेनियम का एटम था वो अलग अलग इसमें स्प्लिट कर गया, पहले बेरियम और क्रिप्टॉन में और देन ज़ेनॉन एंड स्टोरेंटियम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ गई, फ्यूजन में क्या होता है कि एक हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट कर जाता है 2 हेवी न्यूक्लियाई में। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डिस्कवरी थी, एक जर्मन साइंटिस्ट थे स्टैरेंस्टम और ओटो, उन्होंने ये थ्योरी बताई थी इसकी कि जब हम यूरेनियम को बम्बार्ड कर देते हैं न्यूट्रॉन में तो वो क्या कर जाता है, स्प्लिट कर जाता है 2 हेवी न्यूक्लियाई में। ये जर्मन साइंटिस्ट ने हमको बताया था। अब इसमें कुछ तो भी मास का फंडा आने वाला है, आपको ये चीज़ पता है। तो इसमें क्या हो जा रहा है कि जो पहले वाला न्यूक्लियस था उसका जो मास था, जब वो 2 में स्प्लिट हो जाता है उसका जो मास है वो पहले के मास से कम हो जाता है, लेस मास हो जाता है। व्हाई? बिकॉज मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास कहाँ गया, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी निकल गया। मतलब बात समझ में आएगी कि यहाँ पे मानो कि 100 मास था, तो जब ये प्रोसेस हो गई तो मास हो गया 90, मास हो गया 90। मतलब मास क्या हो गया, लेस हो गया, कम हो गया। तो मास किस में कन्वर्ट हो गया, मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। तो दैट प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सिंपल प्रोसेस है जिसको कहा गया है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मास कन्वर्टेड टू एनर्जी। आप ये जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस लिखी है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट हेडिंग लगा रहे हैं दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन,
ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, आपको पता है एटम बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब में। हाँ, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। भाई ये तो भाई बहन है, फिजन और फ्यूजन, पता तो चल गया। छोटा भाई बड़ा भाई दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं और कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, ये तो आपको पता है ना। दो भाइयों में डिफरेंसेस भी बहुत सारे होते हैं और सिमिलैरिटीज़ भी बहुत सारी होती है। तो उसी तरीके से न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फिजन, ये भी दोनों भाई है, तो इनमें भी कुछ सिमिलैरिटी होंगी और कुछ डिफरेंस होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, तो इसके डेफिनेशन में क्या बताया गया था कि एक हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट कर जाता है टू मोर हेवी न्यूक्लियाई में। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन में ये होता है कि दो फ्यूजिंग एटम ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई इज कन्वर्टेड इनटू वन हेवी न्यूक्लियस। मतलब यहाँ क्या हो रहा कि ये जो दो है, ये दो कंबाइन होके एक न्यूक्लियस बना रहा है। बात आ गई। यहाँ पे क्या था, एक दो में डिवाइड हो रहे थे और यहाँ क्या हो रहा था, दो एक में डिवाइड हो रहे हैं। मतलब ये कौन सा फिनोमिनान है, लिख लेते हैं, द फिनोमिना ऑफ फ्यूजिंग टू और मोर न्यूक्लियाई, two or more nuclei converted into one heavy nucleus called as nuclear fusion। ओके, तो चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम थोड़ा सा। हाँ चलो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम प्लस और एक हाइड्रोजन एटम, इट इज कन्वर्टेड इनटू, क्या हो जा रहा है, वन हाइड्रोजन एटम विथ वन हाइड्रोजन एटम इट इज कन्वर्टेड इनटू टू ड्यूटेरॉन। बट यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है विच इज नॉट इक्वल, ऊपर का तो है लेकिन यहाँ पे 1 1 2 हो गया, तो यहाँ पे तो 1 ही है। तो ये क्या, अब इसको अगर हमको रिएक्शन को ये करना है तो यहाँ पे हमको 2 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए। तो ये क्या है, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन। ये हम जब अल्फा पार्टिकल्स इमिट होता है माइनस और प्लस, तब देखा था हमने इलेक्ट्रॉन और उसका एक भाई हमने देखा था, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है और उसका भाई पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के साथ क्या इमिट होता है, एंटी न्यूट्रिनो, और उसके भाई के साथ क्या इमिट होगा, न्यूट्रिनो विथ एनर्जी। अब देखो रिएक्शन हो गई बराबर 1 + 1 2 1 + 1 2, यस रिएक्शन इज बैलेंस। अब ये जो सेकंड वाला ड्यूटेरॉन है ये फिर से कंबाइन हो जाता है और एक ड्यूटेरॉन के साथ, और ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है आइसोटोप हीलियम एटम। ये क्या फॉर्म करता है, आइसोटोप हीलियम एटम। लेकिन यहाँ पे फिर से रिएक्शन जो है दैट इज अनबैलेंस। तो ये क्या इमिट करता है, ये अपने साथ इमिट करता है न्यूट्रॉन, ये अपने साथ इमिट करता है न्यूट्रॉन और विथ एनर्जी। यहाँ पे ये जो एनर्जी रिलीज करता है 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी क्या करता है, ये एनर्जी अपने साथ रिलीज करता है। अब यहाँ पे क्या था, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इट इज कन्वर्टेड इनटू ड्यूटेरॉन, और वो ड्यूटेरॉन के साथ इलेक्ट्रॉन इमिट करता है और विथ
anti neutrino with 0.42 mega electron volt energy, and then deuteron which is combined, and then it is form what isotope of helium atom with neutron and 3.72 mega electron volt एनर्जी। अब मैंने आपको एक चीज़ तो बताई थी कि ये दोनों भाई भाई हैं, तो डिफरेंसेस तो है लेकिन सिमिलैरिटीज़ भी हैं। डिफरेंस तो हमने डेफिनेशन में ही देख लिया, अब सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। इसमें जिस तरीके से पहला जो एटम है उसका जो मास था, और जब एटम कन्वर्ट हो जाता है तो मास लेस हो जाता है, मास कम हो जाता है, मतलब कुछ तो मास डिसअपियर हो जाता है, और दैट डिसअपियर मास विच इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होती है। जो पहला एटम था जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो वो उसका भी मास जो है वो लेस हो जाता है, और मास विच इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मास विच इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो ये डिफरेंस था यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन का। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये बेसिकली स्टार में ही होता है, ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूजन जब हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है तो आपको पता है न्यूक्लियर फ्यूजन का रोल इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर इफेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। जब एनर्जी हाई लेवल एनर्जी होती है, दैट हाई लेवल एनर्जी एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, मास जब डिसअपियर हो गया तो मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, दैट एनर्जी इन अ हेवी टेम्परेचर। वो जो एनर्जी है वो कहाँ पे फॉर्म होती है, एट हेवी टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर का कुछ इफेक्ट होता है, और दैट टेम्परेचर इज 3/2 kT, 3/2 kT। याद करो कहाँ पे देखी थी हमने ये 3/2 kT वाली एनर्जी, ये हमने देखी थी जो हमारा फर्स्ट वाला जो चैप्टर था, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यहाँ पे ये जो 3/2 kT है, तो ये K क्या है, K इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये हम लोगों ने देखा था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ये एनर्जी हम लोगों ने देख ली है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन का, ठीक है। अब हम आ रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर। कहाँ आ रहे हैं हम, न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर। हाँ तो स्टूडेंट हम वापस आ गए हैं, ये है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। यहाँ पे भलाई मैंने डायग्राम ड्रॉ कर ली है, लेकिन आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, इट इज़, हम इसको फर्नेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्नेस के अंदर पूरी प्रोसीजर यहाँ पे चल रही होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में बेसिकली ये वर्क कैसे करता है, इसमें किस तरीके का मटेरियल यूज़ किया जाता है, और इसका बेसिकली यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है, हम आज पूरा देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फर्नेस है, फर्नेस के अंदर में हीट प्रोड्यूस की जाती है। क्या किया जाता है, हीट प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो ये जो फर्नेस है, यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस की जाती है, तो वो किस तरीके से प्रोड्यूस होती है ये हमको देखना है। तो यहाँ पे जो एटम है, फर्नेस के अंदर जो एटम है, उनमें न्यूक्लियर फिजन होता है, और न्यूक्लियर फिजन से चेन रिएक्शंस प्रोड्यूस होती है, और ये चेन रिएक्शंस क्या करती है, हीट को प्रोड्यूस करती है। जितनी ज़्यादा चेन रिएक्शंस उतनी ज़्यादा हीट का प्रोडक्शंस होता है, और यहाँ पे जो ये हीट है ये कन्वर्ट की जाती है स्टीम में। ये किस में कन्वर्ट की जाती है, स्टीम में। अभी आपको एक चीज़ समझ में आ गई, जैसे कि बॉइल्ड वाटर है, जब हम पानी को एक पतीले में लेते हैं और नीचे से गैस लगाते हैं, मतलब क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, और जब पानी बहुत गर्म हो जाता है तो क्या होता है, स्टीम निकलने लग जाता है उसमें से। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी की जाती है। ये जो फर्नेस है विच इज़ यूज्ड फॉर द हीट प्रोडक्शंस, और ये कहाँ होता है, आटम में न्यूक्लियर फिजन होता है। न्यूक्लियर फिजन के साथ उसमें चेन रिएक्शंस होती है। चेन रिएक्शंस जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, एंड दैट हीट विच इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टीम।
और वो जो स्टीम है वो बेसिकली बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे वो यूज़ किया जाता है टरबाइन में। कहाँ यूज़ किया जाता है? टरबाइन्स में। और टरबाइन में जब स्टीम को यूज़ किया जाता है तो उसके ऊपर मैकेनिकल वर्क डन किया जाता है, और जब उसके ऊपर मैकेनिकल वर्क डन होता है तो दैट स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। दैट स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बात आपको समझ में आ गई? हीट प्रोड्यूस होता है, हीट कन्वर्ट होता है स्टीम में, स्टीम को यूज़ किया जाता है टरबाइन में, और टरबाइन में जो स्टीम यूज़ की जाती है उसके ऊपर मैकेनिकल वर्क डन किया जाता है, और दैट स्टीम विच इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। दैट स्टीम विच इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपको बेसिकल फंडा समझ में आ गया कि किस तरीके से कन्वर्जन होता है। अब हम डिटेल में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो आपको डॉटेड वाला दिख रहा है दैट इज़ अ हाई कॉन्क्रीट वॉल। एक कॉन्क्रीट वॉल बनाई जाती है और उसके अंदर में ये प्रोसेस की जाती है। ठीक है, वाई वी आर यूजिंग अ कॉन्क्रीट वॉल? बिकॉज यहाँ पे एक्सप्लोजन का भी डर होता है। ठीक है, अगर एक्सप्लोजन होगा तो क्या होगा? बम ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत सारे नुकसानियाँ यहाँ पे हो जाएगी। और अगर इसके अंदर होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो कंक्रीट वॉल है वो एक्सप्लोजन को थोड़ा सा कंट्रोल करेगी। मतलब जब एक्सप्लोजन होगा तो वॉल्स ही टूट जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं कि ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। मतलब जो लेबर्स लोग होते हैं उनके लिए बेसिकली इट इज़ बेनिफिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे हाई कंक्रीट वॉल है, उसके अंदर एक कोर है, कोर के अंदर फ्यूल का यूज़ किया गया है। और फ्यूल, ये आपको यहाँ पे जो फ्यूल है तो वो जो फ्यूल है वो बेसिकली यूरेनियम, हमारा फेवरेट, उसका यूज़ किया जाता है। U-235 इसका यूज़ एज अ फ्यूल यहाँ पे किया जाता है। देन यहाँ पे 3 रॉड्स आपको दिख रहे हैं विच इज़ कॉल्ड एज कंट्रोल रॉड्स। ये देखो, ये जो रॉड है ये या तो इन द फॉर्म ऑफ रॉड भी यूज़ किया जाता है या तो इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, देन यहाँ पे मॉडरेटर है, देन कूलेंट है, और आगे का तो हम वन बाय वन देखते जाएंगे कि क्या क्या है। अब हम बेसिकली आते हैं चेन रिएक्शन के ऊपर कि चेन रिएक्शंस क्या होती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो यूरेनियम यूज़ किया जाया है 235, ये जो यूरेनियम एज अ फ्यूल कैसा यूज़ किया गया है? एज अ फ्यूल। इसका जब यूज़ किया जाता है तो एक न्यूट्रॉन छोड़ा, सॉरी ये अपनी डायग्राम बनेगी नहीं, एक न्यूट्रॉन छोड़ा जाता है यूरेनियम के ऊपर और ये स्प्लिट्स हो जाता है और नए न्यूट्रॉन्स में। ये क्या करता है? और नए न्यूट्रॉन स्प्लिट करता है। फिर मतलब मानो कि एक न्यूट्रॉन है और ये एक न्यूट्रॉन यूरेनियम में डाल दिया हमने, तो ये क्या करता है? 3 नए न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है। देन फिर से इसका प्रोडक्शंस और बढ़ जाता है, फिर नए न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है, फिर नए न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है, फिर नए न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट, ये चलती रहती है। तो जितनी ज़्यादा चेन रिएक्शंस बनेगी उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। क्या होगा? जितनी ज़्यादा चेन रिएक्शंस बनेगी उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलती जाती है, चेन रिएक्शंस बड़ी होती जाती है, वहाँ से हीट भी ज़्यादा अमाउंट में मिलती रहती है। अब जब यहाँ पे यूरेनियम का यूज़ किया जाता है, मतलब यूरेनियम के ऊपर में जब न्यूट्रॉन्स को भेजा जाता है तो दैट न्यूट्रॉन विच इज़ कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो मैंने बनाए हैं, तो इस तरीके से ये कन्वर्ट होते जाते हैं। जब ये कन्वर्ट होते जाते हैं तो ये क्या करता है? ये ज़्यादा अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ पे एज फ्यूल क्या यूज़ किया गया है? यूरेनियम का यूज़ किया गया है। इसके ऊपर न्यूट्रॉन को छोड़ेंगे तो ये स्प्लिट्स करेंगे और ज़्यादा हीट बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये जो कोर है, ये जो कोर है
ये जो कोर है इसके अंदर क्या होता है, फ्यूल होता है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कंट्रोल रॉड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल रॉड्स होते हैं। देन इसके अंदर क्या होता है, देन इसके अंदर होता है मॉडरेटर। देन इसके अंदर क्या होता है, मॉडरेटर्स होते हैं। यहाँ पे जो कंट्रोल रॉड्स है स्टूडेंट, यहाँ पे जो कंट्रोल रॉड्स है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, बेसिकली इसका यूज क्या है, तो ये कंट्रोल रॉड्स क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो चेन रिएक्शन है, रिएक्शन तो बढ़ती जाएंगी, न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड होते जाएंगे और वो नए न्यूट्रॉन्स क्रिएट करते जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस प्रॉपर तरीके से चलनी चाहिए। हीट बन रही है, हीट जनरेट हो रही है, तो ऐसा ना हो कि इसका एक्सप्लोजन हो जाए, ऐसा ना हो कि इसका एक्सप्लोजन हो जाए। तो उसके लिए क्या यूज किए गए हैं, कंट्रोल रॉड्स। तो कंट्रोल रॉड्स क्या करते हैं, कंट्रोल रॉड्स यहाँ पे, कंट्रोल रॉड्स जो है ये क्या करते हैं, it is used to control chain reaction, ठीक है। और क्या ना हो यहाँ पे एक्सप्लोजन ना हो। क्या करता है ये, एक्सप्लोजन को रोकता है। क्या करता है, एक्सप्लोजन को रोकता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंट्रोल रॉड्स है बेसिकली वो कौन से वाले यूज किए जाते हैं, तो यहाँ पे जो है कंट्रोल रॉड्स वो बोरॉन, कैडमियम एंड सिल्वर, ठीक है, इस तरीके के कंट्रोल रॉड्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं ताकि वो क्या करे, चेन रिएक्शंस को कन्वर्ट कर सके, ठीक है। देन हम आते हैं मॉडरेटर के ऊपर। ठीक है। मॉडरेटर यहाँ पे बेसिकली वाटर एंड ग्रेफाइट, ये दो टाइप के मॉडरेटर, दो ही टाइप के मॉडरेटर यहाँ पे यूज किए जाते हैं। अब मॉडरेटर का काम क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट मॉडरेटर का रोल बहुत बड़ा है। देखो कैसे, यहाँ पे ये जो न्यूट्रॉन है वो बम्बार्ड किया जाता है किसके ऊपर, यूरेनियम के ऊपर। देन वो स्प्लिट कर जाता है 3 नए न्यूट्रॉन्स में। तो इससे क्या हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब ये जो न्यूट्रॉन है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, और जब तक ये यूरेनियम के से टच नहीं करके जाएगा तब तक ये नए बनाएगा नहीं। तो इसका मेन मोटो क्या है कि ये यूरेनियम पे जाना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर ये नहीं गया तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, और इसकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा होने के कारण ऐसा भी हो सकता है कि इसको छोड़ दे और साइड से निकल जाए। अगर वो साइड से निकल जाए, यूरेनियम में गया ही नहीं, उसके साथ उसने कोलिजन ही नहीं किया, तो नई हीट तो प्रोड्यूस नहीं होगी। तो मॉडरेटर क्या करता है कि इसका जो हीट है, न्यूट्रॉन की जो हाइयर स्पीड है उसको कंट्रोल करता है और वो कन्वर्ट करता है स्लो स्पीड में, ठीक है। मॉडरेटर क्या करता है, कंट्रोल स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन एंड the higher speed of neutron converted into low speed, ठीक है। क्या करता है, ये जो हाइयर स्पीड होती है न्यूट्रॉन की उसको लो स्पीड में वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। देन यहाँ पे कूलेंट लगाया गया है। अब देखो स्टूडेंट कि आगे क्या प्रोसेस होने वाली है, कि कूलेंट का यूज क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे ये जो कूलेंट है ये क्या करता है, यहाँ से आने वाली हीट को एक्सचेंज करता है। यहाँ पे ये जो आपको कूलेंट दिख रहा है, यहाँ पे वाटर रहता है, ठीक है। ये कूलेंट क्या करता है, यहाँ से आने वाली हीट को यहाँ पे भेज देता है। यहाँ पे वो इसको एक्सचेंज करता है वाटर के साथ। आई बात समझ में, फिर वाटर के साथ एक्सचेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा,
स्टीम प्रोड्यूस होगा और ये स्टीम जो है, ये स्टीम इस तरीके से बाहर चला जाता है, बाहर निकाल के वो जाता है टरबाइन में, वो कहा जाता है टरबाइन में, और टरबाइन के साथ कनेक्ट होता है जनरेटर। और क्या होता है टरबाइन में, जब यहाँ पे कूलेंट यहाँ की हीट को एब्जॉर्ब करके, ये है एक्सचेंजर, ठीक है, हीट एक्सचेंजर बोल सकते हैं हम, हीट एक्सचेंजर, ठीक है। यहाँ पे पूरा वाटर है जो रेड में मैंने बनाया, तो ये कूलेंट क्या करता है, हीट को ले लेता है और ये हीट को एक्सचेंज कर देता है वाटर के साथ, और वाटर के साथ जब हीट को वो एक्सचेंज करता है तो दैट हीट कन्वर्टेड इनटू स्टीम, और वो जो स्टीम है वो बाहर जाती है, और स्टीम कहाँ पे यूज होती है, बेसिकली टरबाइन में, और फिर टरबाइन में मैकेनिकल वर्क डन किया जाता है, और टरबाइन को कनेक्ट होता है जनरेटर, और टरबाइन पे जब मैकेनिकल वर्क किया जाता है तो दैट हीट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, दैट हीट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। फिर ये जो स्टीम है ये यहाँ पे वापस आती है कंडेंसर में, और ये कंडेंसर क्या करता है, इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको रिटर्न भेज देता है। तो ये जो प्रोसेस है ये इस तरीके से चलती रहती है, मतलब यहाँ एक बार हीट जनरेट हो गई, कूलेंट ने हीट ले ली, हीट को उसने एक्सचेंज कर लिया वाटर के साथ, वाटर के साथ जब हीट एक्सचेंज होती है तो कन्वर्ट हो जाती है स्टीम में, स्टीम जाता है टरबाइन के पास, टरबाइन में मैकेनिकल प्रोसेस करके उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। फिर ये टरबाइन क्या करता है, उसी स्टीम को कंडेंसर में भेज देता है, कंडेंसर में भेजने के बाद वो स्टीम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और देन वो रिटर्न जाती है हीट एक्सचेंजर में। तो ये प्रोसेस जो है ये क्या होती है, कंटिन्यू चलती रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो साइकिल है ये इसी तरीके से रोटेट होते रहती है, और ये कंप्लीट जो फिनोमिना है विच कैन प्रोड्यूस अ हीट, ठीक है, हीट, स्टीम, इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से ये सब प्रोसेस चलती रहती है। तो कितना मज़ा आया ना आज, किस तरीके से हीट प्रोड्यूस होती है, किस तरीके से स्टीम, देन किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये बेसिकली यूज़ है न्यूक्लियर रिएक्टर का। तो आज हम बहुत खुश हैं बिकॉज हमारा जो चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी विच इज़ कंप्लीटेड। ओके, हाँ, मैं आज आपको असाइनमेंट में 3 न्यूमेरिकल्स देने वाली हूँ। आज कोई भी किसी भी तरीके का आपको कोई भी थ्योरेटिकल असाइनमेंट में नहीं दूंगी इस टॉपिक पे, मैं 3 न्यूमेरिकल्स आपको दूंगी। अगर आपको वो न्यूमेरिकल्स नहीं आए तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको मैसेज पे उस 3 न्यूमेरिकल्स को समझा के दूंगी। ओके स्टूडेंट, तो देन हम फ्रेश मॉर्निंग एंड फ्रेश चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे कल। आज के लिए इतना ही, तो बाय।